चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 12। क्या नाम है? खनिज पोषण। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे पादपों में खनिज अनिवार्यता की अध्ययन विधि, अनिवार्य खनिज तत्व, तत्वों के अवशोषण की क्रिया विधि, विलय का स्थानांतरण और मृदा अनिवार्य तत्वों की संचेता के रूप में और नाइट्रोजन का उपापचय, इसके बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से एक समान होती है। उनको अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए बृहद मतलब बड़े अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवणों की अनिवार्यता होती है। अनिवार्यता मतलब आवश्यकता। यह अध्याय मुख्यतः अकार्बनिक पादप पोषण की ओर केंद्रित है, जिसमें आप पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवार्य तत्वों को पहचानने के तरीके और उसकी अनिवार्यता निर्धारित करने वाले मापदंडों का अध्ययन करेंगे। आप अनिवार्य तत्वों की भूमिका, उनकी कमी से होने वाले लक्षणों और उनके अवशोषण क्रियाविधि का भी अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपको संक्षेप में जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण के महत्व और क्रियाविधि से भी अवगत करवाता है। आगे देखते हैं पादपों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि। क्या है? पादपों की खनिज मतलब पौधों में खनिज अनिवार्यता मतलब आवश्यकता के अध्ययन की विधि। सबसे पहले जूलियस सेकस ने 1860 में एक प्रमुख जर्मन पादपविद ने सर्वप्रथम यह प्रदर्शित किया कि पादपों को मृदा में की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के गोल में वयस्क अथवा वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। क्या बताया है कि जूलियस सेकस, किसने? जूलियस सेकस ने 1860 में यह बताया कि बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के घोल में हम पौधों को उगा सकते हैं। जूलियस सेकस ने क्या बताया कि बिना मिट्टी के पानी के घोल में भी हम पौधों को उगा सकते हैं, बस शर्त यह है कि उस पानी में वो सारे खनिज पोषण तत्व होने चाहिए जो पौधों के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की यह तकनीक जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानी जाती है। स्टार लगा लीजिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक टेक्निक क्या है? जिसमें हम पादपों को बिना मिट्टी के पानी के घोल में उगाते हैं और उस पानी में वो सभी आवश्यक तत्व पोषण मौजूद होते हैं। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है? 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कई उन्नत विधियां प्रयोग में लाई गई है, जिससे पादपों के लिए खनिज पोषकों की अनिवार्यता तय की जा सके। उपरोक्त सभी विधियों के प्रयोग का निष्कर्ष पादपों के मृदा विहीन पोषक विलयन के घोल में उगाना है। मतलब हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन के बाद में भी बहुत सारी तकनीक आई जो कि पौधों को बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के घोल में उगाने की है। इन विधियों में शुद्धिकृत जल एवं पोषक खनिज की अनिवार्यता होती है। क्या मतलब? शुद्ध जल होता है और सभी पोषक खनिज उपलब्ध होते हैं। क्या आप समझा सकते हैं कि यह अनिवार्य क्यों है? क्योंकि बिना पोषक तत्वों के तो पेड़ पौधे वृद्धि कर ही नहीं सकते। और पानी की शुद्धता इसलिए अनिवार्यता है क्योंकि अगर पानी में कोई इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं तो वो पौधों को भी हानि पहुंचाएंगे। आगे देखते हैं हम श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात, जिसके अंतर्गत पादपों की जड़ों को पोषक विलयन में डुबाया गया और उसमें एक तत्व को डाला और हटाया गया तथा विभिन्न सांद्रताओं में दिया गया तो एक खनिज विलयन मिनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ जो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त था। इस विधि के द्वारा अनिवार्य तत्वों को पहचाना गया और उनकी कमी से होने वाले लक्षणों की खोज की गई। जल संवर्धन की तकनीक को सब्जियों जैसे टमाटर, बीज विहीन खीरा और सलाद, लेटिस के व्यापारिक उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि पादप की आदर्श वृद्धि के लिए पोषक विलयन को प्रचुर वायवीय एरेटेड
रखा जाए। यदि घोल अल्पवायवीय होगा तो क्या होगा? जल संवर्धन तकनीक की रेखा चित्र 12.1 और 12.2 में दर्शाया गया है। क्या कहा गया है कि जो जल संवर्धन की तकनीक है, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है, उसके पानी के घोल में तो आवश्यक पोषक तत्व तो होने ही होने चाहिए, उसके साथ में वहाँ पर वायु भी उपलब्ध मात्रा में मौजूद होनी चाहिए। अगर वायु की कमी होगी तो पौधे इतनी ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। हम चित्र को देखते हैं जिसमें हाइड्रोपोनिक टेक्निक दिखाई गई है। पोषक विलयन के ये संवर्धन के लिए अवस्था बनाई गई है। क्या है? जल और पोषक मिलाने हेतु कीप है। इसमें रोज नया जल डाला जाता है और आवश्यक पोषक तत्व डाले जाते हैं इस बीकर में। और ये क्या पोषक विलयन हो गया। और ये पौधा है जिसकी ये जड़ें है पानी के अंदर है, इसमें कोई मिट्टी नहीं है। ये रुई इसलिए ताकि ये पौधा हिल ना सके, उसको स्टेबल बनाया गया है। और ये क्या है? वातन नली डाली गई है इसमें। साथ में दूसरा डायग्राम देखते हैं। जल संवर्धन से पौधों का उत्पादन। पौधों की थोड़ी आनत नाली में रखे जाते हैं। एक पंप पोषक विलयन को संचेता से उठे हुए भाग तक नली में परिसंचरित करता है। विलयन नली के नीचे जाता है और संचेता के गुरुत्व के कारण पहुंच जाता है। दी गई अवस्था में वे पौधे दिखाए गए हैं जिनका मूल तत्व वायवीय पोषक विलयन में डूबा हुआ है। रेखा बहाव गति को दर्शाता है। तो इसमें क्या है? इसके नीचे पानी का घोल है जिसमें आवश्यक पोषक तत्व है। ये पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पर पंप है, पोषक विलयन है। ये इनका एक पौधे का बड़ा डायग्राम दिखाया गया है। आगे देखते हैं हम। अनिवार्य खनिज तत्व। अनिवार्य खनिज तत्व में क्या है? मृदा में उपस्थित अधिकांश खनिज तत्व जड़ों से पौधों में प्रवेश कर सकते हैं। तथ्यों के अनुसार अभी तक खोजे गए 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक तत्व विभिन्न पौधे में पाए गए हैं। मतलब 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक एक पौधे में मौजूद होते हैं खनिज तत्व। कुछ पौधों की प्रजाति सिलीनियम का संग्रह करती है। मतलब कुछ पौधे क्या करेंगे? सिलीनियम का संग्रह कर सकते हैं। तो कुछ गोल्ड का। गोल्ड क्या होता है? सोने का। सोना। अब आपको ये आश्चर्य लगेगा कि पौधे भी सोने का संग्रह कर सकते हैं। हाँ, जिस मिट्टी में सोना पाया जाता है वो मिट्टी के अकॉर्डिंग सोने का ग्रहण कर लेते हैं। ये अपने वातावरण के अकॉर्डिंग होगा कि कौन सी मिट्टी में क्या ज़्यादा प्रेजेंट है। तथा नाभिकीय प्रशिक्षण स्थलों के समीप उगने वाले पौधे रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम जमा कर लेते हैं। मतलब जहाँ पर नाभिकीय प्रशिक्षण स्थल लगे होते हैं वहाँ पर रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम का भी ग्रहण कर सकते हैं पौधे। पौधों में खनिज की न्यूनतम सांद्रता कितनी होगी? 10⁻⁸ ग्राम पर मिलीलीटर को भी पता करने की तकनीक आज उपलब्ध है। मतलब सबसे कम न्यूनतम सांद्रता का भी पता लगा सकते हैं, ऐसी तकनीक उपलब्ध हो गई है आज के ज़माने में। प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी विभिन्न खनिज तत्व जो पौधों में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए ऊपर वर्णित स्वर्ण तथा स्ट्रोंशियम, वास्तव में पौधों के लिए अनिवार्य है? हम यह कैसे निर्धारित करें कि पौधों के लिए अनिवार्य है या नहीं? हमसे क्या पूछा गया है कि क्या कोई तत्व एक पौधे के लिए अनिवार्य है या नहीं, कैसे पता लगाया जाए? जैसे कि स्ट्रोंशियम और स्वर्ण का एग्जाम्पल दिया गया है। स्वर्ण क्या है? सोना और स्ट्रोंशियम। तो इसका कैसे होगा? एक तो ये होता है कि किसी मिट्टी में किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो पानी के साथ जाएगा और आएगा, उसका कोई अहम रोल नहीं होता। लेकिन वो मिट्टी में प्रेजेंट होने के कारण उसकी भूमिका उस पौधे में आती है। और दूसरा क्या होता है? एक ऐसा खनिज तत्व होता है कि जिसके बिना वो ग्रोथ नहीं कर सकता है, चाहे वो मिट्टी में हो ना हो। अगर उस मिट्टी में नहीं होगा तो वो पौधा उस मिट्टी में ग्रो करेगा ही नहीं, और अगर होगा या ऊपर से डाल दिया जाएगा तभी वह ग्रोथ करेगा। ऐसे हमें इसकी अनिवार्यता का पता कैसे लगाएंगे, ये आगे दिया गया है। अनिवार्यता निर्धारण करने के मापदंड। अनिवार्यता मतलब आवश्यकता है या नहीं, मतलब वह उसकी लाइफ के लिए या जीवन के लिए जरूरी है या नहीं। किसी तत्व की अनिवार्यता के मापदंड निम्नानुसार है। कौन कौन से?
तत्व को पादप की सामान्य वृद्धि और जनन हेतु नितांत आवश्यक होना चाहिए। उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए अथवा बीज भी धारण नहीं कर सकते। मतलब अनिवार्य होना उसको कहेंगे। अगर एक तत्व है वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जैसे हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उसके बिना वह सामान्य वृद्धि नहीं करेगा, जनन नहीं करेगा और अपना जीवन चक्र भी पूरा नहीं कर पाएगा और ना ही बीज का धारण करेगा। तो वो क्या होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य। एक ऐसा होता भी एक तत्व उस अगर मिट्टी में प्रेजेंट है तो उस पौधे ने ग्रहण कर लिया, अगर वो उस मिट्टी में ना भी प्रेजेंट है तो भी वह अच्छी वृद्धि कर रहा है, तो इसमें हम यह कहेंगे कि वह तत्व उस पौधे के लिए अनिवार्य नहीं है। जबकि अनिवार्य वो होगा कि उसके बिना वह जीवन चक्र कोई पूरा नहीं कर पाएगा, ना वृद्धि कर पाएगा। दूसरा देखते हैं, तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए और इससे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापन करना संभव नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व की दूर नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें क्या कहा गया कि अगर एक तत्व की कमी है तो उसकी जगह हम कोई दूसरे तत्व को डाल दे और पौधा ग्रो करने लग जाए तो ऐसा वो अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि वो फिर वो दूसरे तत्व अनिवार्यता दिखाएगी। मतलब उस तत्व को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, उसकी जगह किसी दूसरे तत्व का नाम नहीं रख सकते। तीसरा क्या है, तत्व पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो। मतलब क्या है, पादप की उपापचय क्रियाओं में क्या हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो। ऐसे नहीं कि वो इनडायरेक्टली रूप से काम कर रहा हो, अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा हो, उसकी भूमिका कम हो। मतलब उसकी भूमिका उसकी पादप क्रियाओं में सामान्य स्पष्ट दिखाई दे भी, उसके बिना यह काम हो ही नहीं सकता, वो क्या होगा, अनिवार्य कहलाएगा। आगे, उपरोक्त मानदंडों के आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं। उनको आवश्यक मात्रा के आधार पर दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से, वृत्त पोषक, सूक्ष्म पोषक। वृत्त मतलब बड़े, सूक्ष्म मतलब छोटे। अब पहले देखते हैं वृत्त पोषक क्या है। वृत्त पोषकों को सामान्यतः पादप के सूक्ष्म पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर की सांद्रता से विद्यमान होना चाहिए। मतलब ज़्यादा मात्रा में विद्यमान होना चाहिए, 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर की सांद्रता से। इस श्रेणी में आने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आप इनको याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो 3 उसमें वृत्त दे देंगे, 1 सूक्ष्म दे देंगे और ऐसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वृत्त नहीं है, या फिर 3 सूक्ष्म दे देंगे, 1 वृत्त दे देंगे, पूछा जाएगा कौन सा वृत्त है। और छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है कि वृत्त पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से होंगे उसमें मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। याद करने की आप ट्रिक बना लीजिएगा। इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्या होगा, मैग्नीशियम। तो आप इनको कोई ऐसी ट्रिक बना लीजिएगा इनको याद करने की, आपके लिए जो सुविधाजनक हो। जैसे कोप, एसके, कार मांगे। मतलब कोप के लिए हम कोप कौन सी ले लेंगे, इसमें एग्जांपल ले लेंगे, जो पुलिस कोप होती है वो क्या है, कार मांगती है ताकि उसको गश्त लगाने में आसानी हो सके। तो ये क्या होगा, वृत्त पोषक तत्वों की एक ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। कोप, एसके मांगे कार। मतलब एक कोप है, उसका नाम क्या है, एसके, और वो क्या मांग रहा है, कार मांग रहा है। जैसे CHOP से क्या बना लोगे, कोप, एस के नाम लिख लो एक बंदे का, और CA से कार और मांगे। कोप, एस के, मांगे, कार। ये किसके नाम हो गए, वृत्त पोषक तत्वों के। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आगे देखते हैं,
इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O से प्राप्त होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे प्राप्त होंगे? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से, जबकि दूसरे मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। और बाकी तत्व कहाँ से लिए जाते हैं? मिट्टी से अवशोषित किए जाते हैं। अगला है अपना सूक्ष्म पोषक। सूक्ष्म पोषकों अथवा लेस मात्रिक तत्वों की अनिवार्यता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। कितनी होंगी? 0.1 मिलीग्राम पर लीटर सूक्ष्म भार के बराबर होगी, उससे कम, मतलब बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होंगे ये। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? लोहा, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन और निकिल सम्मिलित हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। लोहा, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकिल। इसको याद करने में कोई ट्रिक बना लीजिएगा। लोहा से आयरन, मैग्नीज अमन, तांबा कॉपर, मोलिब्डेनम अमो, जिंक Zn, बोरोन बी और क्लोरीन Cl, निकिल Ni। इसकी कोई ट्रिक बना लीजिएगा। ऐसे आप इसकी कोई ट्रिक बना लीजिएगा उनसे और फिर इनको याद कर लीजिएगा, या फिर आप ब्रीद याद कर लीजिएगा। सूक्ष्म आपको अपने आप याद हो जाएंगे। आप देख लेना भी इनमें से तो कोई नहीं है ना, तो फिर वो बाकी के क्या आएंगे? सूक्ष्म पोषक आएंगे। आगे देखते हैं हम। उपरोक्त वर्णित 17 अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त कुछ लाभदायक तत्व भी है, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलीनियम। कौन कौन से? सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट तथा सिलीनियम। ये उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर सामान्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये श्रेणियां हैं, कौन कौन सी है? अनिवार्य तत्व जैव अणुओं के घटक हैं, अतः कोशिका के रचनात्मक तत्व है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। अनिवार्य तत्व जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिकों के घटक हैं, जैसे पर्णहरित क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और एटीपी में फॉस्फोरस। मतलब ये ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिकों के भी घटक होंगे। कैसे? क्लोरोफिल या पर्णहरित में हम किसका लेंगे? मैग्नीशियम, और एटीपी में फॉस्फोरस का। अनिवार्य तत्व जो एंजाइम को सक्रिय या बाधित करते हैं, मतलब एंजाइम की क्रिया को कौन कंट्रोल या रोक करता है? मैग्नीशियम। राइबोलोज, बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज और फॉस्फोफिनाइल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों ही सक्रिय करता है। एंजाइमों की कौन सक्रिय या बाधित करते हैं? मैग्नीशियम, राइबोलोज, बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज और फॉस्फोफिनाइल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों ही सक्रिय करता है। ये दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषणीय कार्बन स्थिरीकरण में अति महत्वपूर्ण है। जिंक 2 पॉजिटिव एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को क्रियाशील करता है। जो जिंक 2 पॉजिटिव है, एल्कोहल है, डिहाइड्रोजिनेज को क्रियाशील करेगा, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को क्रियाशील करेगा। तथा मोलिब्डेनम नाइट्रोजन उपपचय के दौरान नाइट्रोजनेसिस को क्रियाशील करता है। मोलिब्डेनम क्या करेगा? नाइट्रोजन उपपचय के दौरान नाइट्रोजनेसिस को क्रियाशील करेगा। ये ना स्टार लगा लीजिएगा, आप इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके आगे। अगर आप टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप +1 +2 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये एक एक नंबर के लिए में बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और नीट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, क्या आप इस श्रेणी में कुछ और नाम जोड़ सकते हैं? इस काम के लिए आपको पहले अध्ययन किए गए जीव रसायन पंथों का संग्रहण अनिवार्य होगा। कुछ अनिवार्य तत्व कोशिका के प्रासरणीय विभव को बदलते हैं। पोटेशियम की रंध्रों के खुलने और बंद होने की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप फिर से कोशिका के जल विभव को निर्धारित करने में खनिजों के विलय के रूप में भूमिका को स्मरण करें। आगे हम देखते हैं वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। बृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका में क्या है? अनिवार्य तत्वों को कई क्रियाएं करनी होती है। वे पौधों की कोशिकाओं की विभिन्न उपापचय प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। उदाहरण: कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, कोशिक द्रव एवं प्रसारण दाब का नियंत्रण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र,
बफर कार्य, एंजाइम से संबंधित कार्य और बृहद अणु सह एंजाइम के मुख्य संगठन का कार्य करते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में वे क्रियाएं निम्नानुसार है। सबसे पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की क्या भूमिका है, याद करिएगा साथ के साथ। सबसे पहले अपना नाइट्रोजन, इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। नाइट्रोजन की मात्रा क्या यह सबसे ज़्यादा होती है, पौधों में इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। इसका अवशोषण मुख्यतः NO3 नेगेटिव के रूप में होता है। किस रूप में होता है नाइट्रोजन का अवशोषण? NO3 नेगेटिव रूप में, लेकिन कुछ मात्रा NO2 नेगेटिव तथा NH4 पॉजिटिव के रूप में भी ली जाती है। कैसे कैसे होगा नाइट्रोजन का अवशोषण? NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव रूप में होगा। इसकी अनिवार्यता पौधों के सभी भागों विशेषतः विभोजक ऊतकों एवं सक्रिय उपापचय कोशिकाओं में होती है। इसकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? विभाजक ऊतकों में, मतलब जो विभाजनशील होते हैं, विभाजन करने की क्षमता रखते हैं, और सक्रिय उपापचय कोशिकाओं में इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन और हार्मोन का एक मुख्य संगठन है। नाइट्रोजन किस किस का संगठक है? प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन और हार्मोन का मुख्य संगठन है। आगे अपना फॉस्फोरस। क्या? फॉस्फोरस। पादपों द्वारा फॉस्फोरस मृदा से फॉस्फेट आयनों कौन कौन से? H2PO4 नेगेटिव अथवा HPO4 2 नेगेटिव से ली जाती है, अवशोषित की जाती है। मिट्टी से फॉस्फोरस किस रूप में अवशोषित की जाती है? फॉस्फेट आयन में। कौन कौन से होंगे? H2PO4 नेगेटिव तथा HPO4 2 नेगेटिव रूप में अवशोषित किया जाता है। यह कोशिका झिल्ली कुछ प्रोटीनों, सभी न्यूक्लिक अम्लों एवं न्यूक्लियोटाइड के संगठक है। फॉस्फोरस किस किस के संगठक है? कुछ प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड के संगठक है तथा सभी फॉस्फोराइलेशन क्रियाओं में इसका महत्व है। फॉस्फोरस का किस में महत्व होगा? सभी फॉस्फोराइलेशन क्रियाओं में इसका महत्व होगा। आगे है अपना पोटेशियम। पोटेशियम किस रूप में अवशोषित की जाती है? पादपों द्वारा इसका अवशोषण पोटेशियम आयन के पॉजिटिव के रूप में अवशोषित होता है। इसके पौधों की विभोजित ऊतक, नाइट्रोजन भी विभोजित ऊतकों में उसकी अहम भूमिका थी और पोटेशियम की भी अहम भूमिका है। कलिकाओं, पर्णों, मूल शीर्षों में अधिक मात्रा में जरूरत होती है। पोटेशियम की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ कहाँ होती है? विभाजक ऊतक, कलिकाओं, पर्णों, मूल शीर्षों में भी अधिक मात्रा में जरूरत होती है। पोटेशियम कोशिकाओं में घनायन ऋणायन संतुलन का निर्धारण करने में सहायक होता है। कैसे होता है पोटेशियम? घनायन ऋणायन संतुलन का निर्धारण करने में सहायक होता है। साथ ही यह प्रोटीन संश्लेषण, रंध्रों के खुलने और बंद होने, एंजाइम सक्रियता और कोशिकाओं को सफेद अवस्था में बनाए रखने में शामिल होता है। पोटेशियम का और क्या क्या काम होता है? प्रोटीन संश्लेषण का, रंध्रों के खुलने और बंद होने का, एंजाइम सक्रियता और कोशिकाओं को सफेद अवस्था में बनाए रखने में शामिल होता है। नेक्स्ट है अपना कैल्शियम। कैल्शियम में क्या होता है? पादप कैल्शियम को मृदा से कैल्शियम आयनों, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव के रूप में अवशोषित करते हैं। मिट्टी से कैसे करेंगे? कैल्शियम आयन के रूप में। इसकी आवश्यकता विभाजक एवं विभेदित होते हुए ऊतकों को अधिक होती है। मतलब विभाजनशील कोशिकाओं में इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। कहाँ होता है? कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में इसका उपयोग होता है। विशेष रूप से मध्य पटलिका में कैल्शियम पैक्टेट रूप में होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको पहले भी आ चुकी है कि मध्य पटलिका में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में होती है। मध्य पटलिका में कैल्शियम किस रूप में होती है? पैक्टेट के रूप में। इसकी अनिवार्यता समसूत्री तर्कों निर्माण के दौरान भी होती है। कैल्शियम की आवश्यकता कहाँ पर होती है? समसूत्री तर्कों के निर्माण में भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है।
यह पुरानी पत्तियों में एकत्रित हो जाता है। यह कोशिका झिल्लियों को सामान्य क्रियाओं में शामिल होता है। यह कुछ एंजाइमों को सक्रिय करता है, मतलब कुछ एंजाइमों को सक्रिय करने में भी इसकी भूमिका होती है, तथा उपापचय कार्यों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्या करता है? उपापचय कार्यों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। नेक्स्ट है अपना मैग्नीशियम। यह पादपों द्वारा द्वियोजी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन के रूप में अवशोषित होता है। मैग्नीशियम किस रूप में होता है? द्वियोजी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के रूप में। यह प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रियाओं के एंजाइमों को सक्रियता प्रदान करता है। मैग्नीशियम की क्या प्रदान करता है? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रियाओं के एंजाइमों को सक्रिय बनाता है, तथा डीएनए आरएनए के संश्लेषण में भी शामिल होता है। यह किस में करता है? डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में भी इसकी भूमिका होती है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल की बल्ले संरचना का संगठक है, राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में सहायक है। यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा। क्लोरोफिल के बल्ले की संरचना का संगठक कौन है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के बल्ले संरचना का संगठन कौन है? मैग्नीशियम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये। और राइबोलोज के आकार को बनाए रखने में भी इसकी भूमिका होती है। अगला है अपना गंधक। पादप गंधक को सल्फेट SO4 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसको हम इंग्लिश में सल्फर बोलते हैं, इसलिए SO4 2 नेगेटिव के रूप में लेते हैं। यह सिस्टीन और मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल में पाया जाता है। गंधक किस में पाया जाता है? सिस्टीन और मेथियोनिन नामक अमीनो अम्लों में पाया जाता है, तथा अनेक विटामिन जैसे थायमाइन, बायोटिन, कोएंजाइम ए तथा फेरोडोक्सिन का मुख्य संगठन है। किस किस का? विटामिन, थायमाइन, बायोटिन, कोएंजाइम ए और फेरोडोक्सिन का मुख्य संगठन है। आगे है अपना लोहा, आयरन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। पादप लोहा फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव के रूप में होता है। किस रूप में होगा? फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव रूप में। पौधों को इसकी अनिवार्यता किसी अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। यह फेरोडोक्सिन तथा साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है। किसका? फेरोडोक्सिन और साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है, जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में संलग्न रहता है। इसका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय Fe2 पॉजिटिव तथा Fe3 पॉजिटिव के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। क्या है? Fe2 पॉजिटिव तथा Fe3 पॉजिटिव के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। यह कैटेलेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है और पर्णहरित के निर्माण के लिए अनिवार्य होता है। आगे है अपना मैग्नीज। यह मैग्नस आयन Mn2 पॉजिटिव के रूप में अवशोषित होता है। किस रूप में होता है? मैग्नस आयन Mn2 पॉजिटिव के रूप में। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। किसको सक्रिय करेगा? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। मैग्नीज का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विघटित कर ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विघटित कर ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना है। आगे है जिंक। पादप जिंक को जिंक 2 पॉजिटिव आयन के रूप में लेते हैं। पादप जिंक को कैसे लेंगे? जिंक 2 पॉजिटिव आयन के रूप में लेंगे। यह विविध एंजाइमों को विशेषतः कार्बोक्सिलेज को सक्रिय करता है। इसकी अनिवार्यता ऑक्सीजन संश्लेषण में भी होती है। ऑक्सीजन के संश्लेषण में जिंक की भूमिका होती है। आगे अपना तांबा, कॉपर। यह क्यूप्रिक आयन Cu2 पॉजिटिव के रूप में अवशोषित होता है। किस रूप में होता है? क्यूप्रिक आयन Cu2 पॉजिटिव के रूप में अवशोषित होता है। यह पादपों के समग्र उपापचय के लिए अनिवार्य होता है। पादपों के समग्र उपापचय के लिए अनिवार्य होगा। लोहा की तरह यह रेडॉक्स प्रतिक्रिया से जुड़े विशेष एंजाइम के साथ संलग्न करता रहता है और यह भी विपरीत दिशा में कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव से ऑक्सीकृत होता है। कॉपर पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव में ऑक्सीकृत होगा। नेक्स्ट है अपना बोरोन।
यह BO3 नेगेटिव अथवा B4O7 2 नेगेटिव आयनों के रूप में अवशोषित होता है। बोरोन किन रूप में अवशोषित होगा? BO3 नेगेटिव तथा B4O7 2 नेगेटिव आयनों के रूप में अवशोषित होता है। इसकी अनिवार्यता कैल्शियम 2 पॉजिटिव को ग्रहण तथा उपयोग करने, झिल्ली की कार्यशीलता, पराग अंकुरण, कोशिका दृढ़ीकरण, कोशिका विभेदन और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में होती है। इसकी अनिवार्यता आवश्यकता कहाँ पर होती है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव को ग्रहण तथा उपयोग करने, झिल्ली की कार्यशीलता अथवा पराग अंकुरण, कोशिका दृढ़ीकरण, कोशिका विभेदन और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में होती है। आगे है मोलिबेडनम। पादप इसे मोलिबेडेट आयन MOO की 2 पॉजिटिव के रूप में लेते हैं। मोलिबेडनम में पादप किस रूप में लेंगे? मोलिबेडेट आयन MOO की 2 पॉजिटिव रूप में लेंगे। यह नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों जैसे नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज अथवा कई अन्य एंजाइम के घटक है। नेक्स्ट अपना क्लोरीन। इसे क्लोराइड एनायन Cl नेगेटिव के रूप में अवशोषित किया जाता है। किस रूप में? क्लोराइड एनायन Cl नेगेटिव के रूप में अवशोषित किया जाता है। पोटेशियम के पॉजिटिव एवं सोडियम Na पॉजिटिव के साथ मिलकर यह कोशिकाओं में विलय की सांद्रता तथा एनायन केटायन संतुलन के निर्धारण करने में सहायता प्रदान करती है। यह प्रकाश संश्लेषण में जल विघटन के लिए अनिवार्य है, जिससे ऑक्सीजन का निकास होता है। आगे है अपना अनिवार्य तत्वों के अपर्याप्तता के लक्षण। मतलब अपर्याप्तता मतलब उनकी कमी के कौन कौन से लक्षण होंगे जब वो पूरे पर्याप्त ना हो। पर्याप्त होना मतलब पूर्ण होना, अपर्याप्त होना मतलब उनकी कमी। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों में वृद्धि अवरुद्ध होती है, मतलब उनकी वृद्धि रुक जाती है। अनिवार्य तत्वों की यह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है वह क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाते हैं। मतलब पादपों में जिन तत्वों की सांद्रता कम होती है उनसे क्या कहेंगे? क्रांतिक सांद्रता। क्या बोलेंगे? क्रांतिक सांद्रता। और क्रांतिक सांद्रता कम होने पर तत्व भिन्न हो जाते हैं। प्रत्येक तत्व पौधों के एक या अधिक विशेष रचनात्मक कार्यात्मक भूमिका होती है। हाँ, हमें पीछे पढ़ा कि कैल्शियम का अलग कार्य है, मैग्नीशियम का अलग कार्य है, आयरन का अलग कार्य, मतलब अलग अलग तत्व की पौधों में अलग अलग भूमिका होती है। अतः उक्त तत्व की कमी में पादपों के कुछ अकार्यकीय बदलाव आते हैं। मतलब एक की कमी होने पर अलग अलग हो गए। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो पत्ते में कुछ अलग बदलाव आएगा, कैल्शियम की कमी होगी तो अलग आएगा और नाइट्रोजन की कमी होगी तो अलग आएगा। ये अकार्यकीय बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं। मतलब ये जो बदलाव आते हैं वो तत्व की कमी को दिखाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। इसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण या तत्वों की कमी संबंधी लक्षण कहते हैं। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधे इस तत्व की आपूर्ति कराने पर यह लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। मतलब एक पौधे में किसी तत्व की कमी होने पर उसके लक्षण भिन्न भिन्न होंगे। मैग्नीशियम की कमी होने पर पौधे के लक्षण अलग होंगे, नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधे के लक्षण अलग होंगे। और जब हम उसको वो तत्व प्राप्त करवा देते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं, तो पौधे की वृद्धि सामान्य रूप से चलने लगती है। यदि यह कमी बनी रहे तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है। अगर हम जो तत्व की कमी है और पौधों को वह उपलब्ध ना करवाएं तो उससे क्या होगी? पौधे की मृत्यु हो जाएगी। पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं उक्त तत्व की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। पादप में जहाँ तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं, तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते हैं, वहाँ अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं। आगे है उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम में अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जीवमान पत्तियों में प्रकट होते हैं। मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम की कमी होती है तो सबसे पहले जीवमान पत्तियों में ये लक्षण दिखाई देंगे। पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। जब तत्व अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते तो अपर्याप्त लक्षण नई पत्तियों में प्रकट
होते हैं। उदाहरण के लिए तत्व कैल्शियम कोशिका संरचनात्मक इकाई का भाग है, अतः यह आसानी से रूपांतरित नहीं होता। मतलब कैल्शियम है वो कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग है और यह आसानी से रूपांतरित नहीं होता। पौधों के खनिज पोषण का यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। पौधों द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्त लक्षणों के अंतर्गत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियों कलिकाओं का जड़ना और कोशिका विभाजन का रुकना आदि आते हैं। अपर्याप्त लक्षणों के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? जैसे क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना और कोशिका विभाजन का रुकना आदि आते हैं। पत्तियों के क्लोरोफिल के ह्रास से पीलापन आने क्लोरोसिस कहलाता है। ये लक्षण नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम की कमी से होते हैं। क्या है? पत्तियों के क्लोरोफिल के ह्रास से पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। जब पत्तियां पीली हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोसिस कहेंगे। स्टार लगा लीजिएगा इस लाइन को, 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये लक्षण किसकी कमी से होंगे? नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम की कमी से होते हैं। आगे हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर के पोटाशियम की कमी से नेक्रोसिस या ऊतकों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु होती है। नेक्रोसिस किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटाशियम की कमी से। किसकी कमी से होता है नेक्रोसिस? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटाशियम की कमी से होता है नेक्रोसिस या ऊतकों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु होती है। नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम की अनुपस्थिति या इनके निम्न स्तर के कारण कोशिका विभाजन रुक जाता है। कोशिका विभाजन कब रुकेगा? जब नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम की कमी होगी। किस किस की? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम की कमी या अनुपस्थिति होगी तब कोशिका विभाजन रुकेगा। कुछ तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में देरी होती है। नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण किस में देरी होती है? पुष्पन में देरी होती है। उपरोक्त विवरण से आप देख सकते हैं कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं और यह लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। अतः अपर्याप्त तत्व को पहचानने के लिए पौधों के विभिन्न भागों को प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना पड़ता है और उपलब्ध और मान्य तालिका से तुलना करनी होती है। इससे हम इस बात से अवगत रहना चाहिए कि समान तत्व की कमी होने पर भिन्न भिन्न पौधों की भिन्न प्रतिक्रियाएं देते हैं। आगे है पोषकों की अविशता, सूक्ष्म पोषकों की अविशता। इसके बारे में देख लेते हैं। सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है। मतलब जो सूक्ष्म पोषक होते हैं उनकी क्या आवश्यकता क्या होगी? कम मात्रा में होगी। लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि अविशता उत्पन्न होती है। अगर उनकी भी कमी हो जाए, जो बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन उसकी भी कमी हो जाए तो वो पौधों की वृद्धि में प्रभाव डालेंगे। दूसरे शब्दों में सांद्रता के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व अनुकूलतम होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों में सूक्ष्म भार के 10% की कमी करे उसे आविश माना जाता है। क्या कहा गया है कि सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व अनुकूलतम होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के सूक्ष्म भार में 10% की कमी करे, कितने? 10% की, उसे आविश माना जाता है। इस तरह क्रांतिक सांद्रता क्रिटिकल कंसंट्रेशन विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच भिन्न होती है। मतलब क्रांतिक सांद्रता है वह सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में अलग अलग होती है। आविशता के लक्षणों की पहचान मुश्किल होती है। अलग अलग पादपों के तत्वों की आविशता स्तर भिन्न होती है। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता से दूसरे के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। उदाहरण के लिए मैग्नीज की आविशता के मुख्य लक्षण है भूरे धब्बों का आविर्भाव जो कि क्लोरेटिक शिराओं द्वारा घिरी रहती है। यह जानना अनिवार्य है कि लोहे और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीज अंतःग्रहण मैग्नीशियम के साथ एंजाइम के जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। मैग्नीज स्तंभ शीर्ष कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है, इसलिए मैग्नीज की अधिकता से लोहे, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है।
अतः जो लक्षण हमें मैग्नीज की कमी से प्रतीत होते हैं वे वास्तव में लोहा, मैग्नीज और कैल्शियम की कमी से होते हैं। यह ज्ञान किसानों, बागवानी, आपके किचन गार्डन में आपके लिए कुछ लाभदायक हो सकता है। आगे है तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि, जो हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं हो सकता। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना डाउट पूछ लेना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। धन्यवाद।